तो आइए हम लोग अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 और ये जो है पार्ट 6 जो है और ये हम लोग सीरीज कर रहे थे किसका। तो हम लोग ये सीरीज जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि ये सीरीज हम लोग कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी से। और इस सीरीज को हम लोग थ्योरी को पूरे डिटेल में कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं और बिना किसी टॉपिक को स्किप किए कर रहे हैं। तो जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसको करने के समय में साथ में एक नोटबुक रखें। इंपॉर्टेंट लाइंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मिले आपको उसको आप साथ ही साथ लिखते जा सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर ये लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल किया जा रहा है, एक एक टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको हर एक चीज़ पहले जानना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो जो निकालेंगे, इसका नेक्स्ट जो सीरीज निकालेंगे उसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स पर निकालेंगे। इसीलिए जो भी लोग पॉलिटी को पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा चीज़ डिटेल में पढ़िए। इसमें ये थोड़ा होता है कि कई सारा चीज़ कई बार रिपीट होता है, ये सही बात है, लेकिन रिपीट होने से आपका फायदा होने वाला है। इसीलिए इसको डिटेल में हम लोग करते जा रहे हैं और इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। तो भाषण हम लोग देंगे बाद में। अभी हम लोग का आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। ये टॉपिक जो है ये नाम से ही क्लियर है कि ये रिलेटेड है किससे, नागरिकता से रिलेटेड। नागरिकता से रिलेटेड मतलब नागरिक से रिलेटेड, सिटीजन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सिटीजन से रिलेटेड। तो कौन आदमी इंडिया का सिटीजन हो सकता है ना, और कौन आदमी इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता है, इसका क्राइटेरिया। कैसे आदमी को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है और किस एक्ट के अंतर्गत मिल सकता है। किस तरह के आदमी को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। दो चीज। तीसरा, कैसे आदमी का सिटीजनशिप रद्द हो सकता है और कैसे आदमी जो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। इन सब के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इस चीज को करते हैं कंटिन्यू और बढ़ते हैं आगे। तो पहला हम लोग जानेंगे कि जो सिटीजनशिप है इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। तो भारत में क्या होता है कि या किसी भी देश में दो तरह के नागरिक होते हैं, एक उस देश के और एक जो उस देश के नहीं है। तो एक को हम लोग बोलते हैं सिटीजन और एक को बोलते हैं हम लोग फॉरेनर। जैसे हमारे देश में अगर कोई आदमी है जो हमारे देश का है तो उसको हम लोग अपने देश का सिटीजन बोलते हैं, और अगर देश का नहीं है, हम सपोज करते हैं कोई नेपाल का आदमी हमारे यहाँ आया है तो हम लोग उसको विदेशी बोलते हैं, जो फॉरेनर है। इसका मतलब विदेशी किसको बोलेंगे? जिसको हमारे देश, अगर उसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए विदेशी कौन है? हमारे लिए विदेशी वो सारे लोग हैं जिनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ है, और हमारे लिए वो सारे लोग जो हमारे देश के सिटीजन हैं जिनको हमारे देश का सिटीजनशिप मिला हुआ है। तो एक चीज ये हो गया। तो इंडियन सिटीजन जो है उसके लिए क्या है कि ये आदमी जो भारतीय राज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसके सदस्य होते हैं और इसकी इन पर निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब वो हमारे देश पर, हमारे देश का नेशनल एंथम पर, हमारे देश का फ्लैग का, इन सब का रिस्पेक्ट करता है, हमारे देश की आर्मी का रिस्पेक्ट करता है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करता है। ऐसे सारे लोग इंडियन सिटीजन कहलाते हैं और उनको इंडिया का सिटीजनशिप भी मिला हुआ होता है। ठीक है। और जिनको ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं वो विदेशी हैं। अब विदेशी दो तरह का हो सकता है। विदेशी में वो हमारा मित्र भी हो सकता है और वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो विदेशी का मतलब ये नहीं कि वो शत्रु ही होगा। विदेशी का मतलब है कि वो हमारा मित्र भी हो सकता है और विदेशी का मतलब वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो विदेशी का भी दो कैटेगरी हो गया। तो ऐसे ऐसा सारा देश जिससे हमारा युद्ध चल रहा हो या हमारा तनाव का माहौल चल रहा हो, तो उस देश के लोग हमारे लिए क्या हो गए? विदेशी हो गए और वो शत्रु हो गए। और ऐसे सारे देश जिनके साथ हमारा ट्यून अच्छा है, उस देश से हमारे जो विदेशी भी हैं वो हमारे कैसे हैं? मित्र हैं। तो भारतीय संविधान जो है उसमें भारतीय नागरिकों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो किसमें किया हुआ? अनुच्छेद 15 में। किसमें है? अनुच्छेद 15 में।
इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 15 जो है, ये भारत के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? विशेषाधिकार प्रदान करता है। और ये विशेषाधिकार क्या है? ये हमको मिलता है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के सिटीजन हैं। और इस देश के सिटीजन होने के कारण हमको ये देश जो है हमारा, हमको कुछ स्पेशल राइट्स देता है, जो इस देश के बाहर के लोगों को वो राइट्स नहीं मिलता है। और वो राइट क्या है? पहला पहला राइट है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार मिलता है हमको, और ये अधिकार हमको मिलता है किधर से? अनुच्छेद 15 से। ठीक है। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ये मिलता है हमको अनुच्छेद 16 में, है ना। उसके बाद मिलता है वक स्वतंत्र मतलब बोलने की आजादी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सम्मेलन, मीटिंग कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, रहने के लिए या अपना रोजगार करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार हमको जो मिलता है, ये मिलता है किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो अलग अलग जगह है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मिलता है हमको। ये अनुच्छेद, ये मिलता है किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये मिलता है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 29 और 30 हमको क्या देता है? हमको देता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद भारत के नागरिक को मिलता है लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार। मतलब क्या हुआ कि जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष या उससे ऊपर के एज का है, उसको मिलता है वोटिंग राइट्स। और वो किसी भी लोकसभा, विधानसभा या फिर छोटे स्तर का जो चुनाव होता है, पंचायती राज का जो चुनाव होता है, उसमें वो वोट कर सकता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव भी लड़ सकता है ना। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, और इन सब के लिए वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये सब अधिकार मिलता है किसको? जो आदमी भारत का नागरिक है उसको। यानी भारत के बाहर का आदमी आकर यहाँ एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और भारत का अगर नागरिक है तो वो किसी भी सार्वजनिक पद, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, या कोई भी इस तरह का व्यक्ति है, या भारत में कोई भी सरकारी संस्था, उसका कोई भी पद है, उसके लिए वो आदमी एलिजिबल है। अगर वो आदमी उसको क्वालिफाई करता है तो वो आदमी उसमें अधिकार प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ निर्वहन भी है। ये अधिकार हो गए। अधिकार के साथ साथ भारतीय नागरिकों क्या है? कुछ कर्तव्य भी है। तो हमेशा क्या है, इसको याद रखना है कि अधिकार के साथ साथ हमेशा क्या चलता है? कुछ कर्तव्य भी चलता है। यानी भारत के नागरिक को अगर भारत कुछ अधिकार दे रहा है, तो साथ ही साथ उससे कुछ कर्तव्य की भी अपेक्षा कर रहा है ना। तो हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में ही बात करना चाहिए, साथ ही साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। भारत में नागरिक जन्म से ही या प्राकृतिक रूप से ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है ना। ये ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग संवैधानिक उपबंध पर। संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक, संविधान का भाग 2, है ना, भाग 2 और अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11। तो संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में विस्तृत चर्चा है। ये ध्यान देना है। कहाँ पर? तो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या चर्चा है? नागरिकता के बारे में, है ना, नागरिकता के बारे में। और हम लोग इसको आगे डिटेल में देखने वाले भी हैं। तो किस में चर्चा है? नागरिकता के बारे में चर्चा है। इसको हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में, है ना। किस पे चर्चा है भाई? नागरिकता के बारे में चर्चा है ना। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। संविधान लागू होने के समय, यानी संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू होता है, तो उस समय में कौन से लोग भारत के नागरिक बने और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं बने, और उस समय में किसको नागरिकता का अधिकार मिला, और इसके लिए कब क्या क्या कानून बना, इन सब को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो भारत में जो था नागरिकता अधिनियम जो था, ये ध्यान देना है। नागरिकता अधिनियम जो था, नागरिकता अधिनियम,
नागरिकता अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? ये नागरिकता अधिनियम लागू हुआ 1955 को। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। ये ध्यान देना है। संविधान लागू हुआ 1950 में और नागरिकता अधिनियम लागू होता है कब? 1955 में। ठीक है। और ये लागू कौन कर रहा है? भारतीय संसद। कौन लागू कर रहा है? भारतीय संसद। ये ध्यान देना है। उसके बाद फिर नागरिकता अधिनियम में होता है संशोधन। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है इसको भी याद रखना है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है इसमें हो रहा है संशोधन। तो इसमें जो संशोधन हुआ, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन हो रहा है ये कई बार हुआ है। कब कब हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो पहला 1955 में तो संशोधन नागरिकता अधिनियम लागू ही होता है। और जैसे ही लागू होता है तो पहला संशोधन हो जाता है 1957 में ही। फिर हो जाता है 1960 में। फिर हो जाता है 1985 में। फिर हो जाता है 1986 में, है ना। फिर हो जाता है 1992 में। फिर 2003 में। फिर 2005 में भी। और फिर 2015 में संशोधन होता है। ठीक है। संविधान निर्माण के उपरांत संविधान जो है उसमें 4 श्रेणी में बांटा गया जिसमें भारत के लोग नागरिक बने, है ना। वो 4 श्रेणी कौन कौन है इसको हम लोग देखते हैं। पहला श्रेणी में कौन लोग थे? वैसे लोग जो भारत के मूल निवासी थे। मूल निवासी मतलब वो परंपरागत तरीके से भारत में रह रहे थे। तो उसमें मूल निवासी किसको बोला गया इसको भी समझना जरूरी है। तो पहला था मूल निवासी, है ना। तो मूल निवासी की भी कुछ जरूरी शर्तें थी। तो मूल निवासी किसको माना गया? पहला, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसका नहीं तो उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, है ना। या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो इस 3 शर्त में से कोई भी एक शर्त पूरा करने वाला आदमी को भारत का मूल निवासी मान लिया गया। ये है जिस समय में संविधान लागू होता है हमारे देश में, उस समय की बात। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय में कोई नागरिकता अधिनियम नहीं था। नागरिकता अधिनियम लागू होता है 1955 में। तो 1950 में जो लोग को भारत का नागरिक माना गया उसके लिए कुछ जो शर्त था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो उसमें मूल निवासी भारत के नागरिक माने गए। तो मूल निवासी कौन कौन लोग हो गए? पहला, जिनका जन्म भारत में हो गया हो, या फिर जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। माता पिता में मतलब माता या पिता में से किसी एक का भी या दोनों का भी, उनको भी मूल निवासी माना गया। या नहीं तो फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भी जो भारत में रह रहा हो। इन तीनों को भारत का मूल निवासी मान लिया गया। अब एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न दो में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो, वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब है कि इसमें 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। ये डेट याद रखना है। ये था 19 जुलाई 1948। देश आजाद होता है 1947 में। और ये है कहानी उसके बाद की, ध्यान देना। ठीक है। ये कहानी कब की है? उसके बाद की है। ठीक है भाई। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। ठीक है। और इसके बारे में जो है ये अनुच्छेद 6 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में। ठीक है भाई। एक व्यक्ति, तीसरा पॉइंट, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, इसके बाद पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन पहले 1 मार्च 1947 के बाद, ध्यान देना इसमें, पहले वो पाकिस्तान चला गया हो, है ना। कहां से? अपने देश से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन बाद में
फिर पाकिस्तान से कहाँ आ रहा हो, इंडिया आ रहा हो। पहले चला गया कब, 1 मार्च 1947 के बाद, और फिर पाकिस्तान से वापस आ रहा हो इंडिया, यानी देश आजाद होने के बाद, यानी 1 मार्च लिया गया टाइम, सॉरी। इसके बाद अगर इंडिया से चला गया पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस आ रहा है कहाँ, हमारे देश में, तो भी वह भारत का नागरिक बन सकता था। इसको भी उस समय में ऐसा मान लिया गया। बस उसको क्या करना था, उस समय में प्रार्थना पत्र देना था, और उसको प्रार्थना पत्र दे करके 6 महीने इंडिया में रहना था, और इस तरह रहने के बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाता। नेक्स्ट था एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अविभाजित भारत मतलब जिस समय में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था, यूनाइटेड था, इसको बोला गया अविभाजित भारत। अविभाजित भारत मतलब जिसमें इंडिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश मतलब जो उस समय में ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान था, और इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, ये सब मिला करके जो था ये क्या था, अविभाजित भारत बोलते थे इसको। इसको बोलेंगे अविभाजित भारत। तो ऐसा सारा व्यक्ति जो अविभाजित, जिसके व्यक्ति, उसके माता पिता या उसके ग्रैंडफादर, कोई भी इनमें से अगर अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन भारत में अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन रह रहे हो भारत के बाहर, फिर भी वह भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था, वो भारत में बन सकता था, वो भी इंडियन ही माने गए। ठीक है। और उनको क्या करना था, सिर्फ आवेदन करना था। क्या करना था, आवेदन करना था, किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए। और यह जो है इसके बारे में जो पूरा डिस्क्राइब किया गया है वो किया गया है किसकी में, अनुच्छेद 8 में। ये है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में ऐसे लोग जो अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन भारत के बाहर रह रहे थे, भारत के बाहर रह रहे थे किसी कार्यवश कारणवश, उनका बिजनेस व्यापार हो सकता है, तो वो लोग भी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आवेदन कर सकते थे, किसके लिए, भारत के नागरिकता के लिए। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, पहला। दूसरा, व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। और तीसरा, जो भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर पाकिस्तान से फिर भारत आ गया हो, है ना, इस तरह का। या फिर चौथा जो अनुच्छेद 8 में है, भारतीय मूल का व्यक्ति हो लेकिन बाहर रह रहा हो, इन सबको भारत का नागरिकता मिल जाता। और इसके अलावा भी कुछ और संवैधानिक प्रावधान है जिसको हम लोग देखेंगे, जो है अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 में। किसमें है, अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद अब 9 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 9 में क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, जो, या वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से पहले भारत का नागरिक था लेकिन वो क्या किया, अपनी इच्छा से ही किसी दूसरे देश जाता है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो भारत का नागरिकता का नियम है, ये अनुच्छेद 9 के हिसाब से, अगर भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश जाकर के वहां का सिटीजन बन जाता है तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ठीक है। और ये किस में है, अनुच्छेद 9 में है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 10 में। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर समझा जाता है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो फिर उसको नागरिकता मिल जाती है। और ये देता है किसको, अनुच्छेद 10 में। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। और संसद को यह अधिकार कौन देता है, यह अधिकार देता है अनुच्छेद 11। यह अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 11, कि कानून बना करके वह नागरिकता दे सकती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वह संविधान लागू होने के बाद आता है, क्योंकि संविधान लागू हो रहा है हमारा कब, 1950 में। और अधिनियम कब आ रहा है, अधिनियम आ रहा है 1955 में, यानी संविधान लागू होने के 5 साल बाद। तो इस अधिनियम को 8 बार संशोधित किया गया। 8 बार संशोधित कब कब किया हम लोग देख ही चुके हैं पहले।
है ना, 1957 में, 60 में, 85 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में और 15 में। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किसमें, किस अधिनियम में क्या संशोधन किया गया और क्यों किया गया। ठीक है। नागरिकता का अर्जन संबंधी क्या था? नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें थी, जिसमें पहला क्या था? जन्म था। दूसरा वंशानुगत, जैसे अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है तो वो नागरिक है। वंशानुगत, किसी के पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर भारत के नागरिक थे तो भी उनको मिलता है। तीसरा था पंजीकरण, अगर वो कहीं बाहर रह रहा है लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो उनको मिल जाता। प्राकृतिक क्षेत्र एवं समावष्टी करने के आधार पर, ऐसा बहुत सारा रीजन था जिसके आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो भारत में क्या था? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947, जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए थे, 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ये प्रावधान है जो हम लोग पहले भी देखे थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी तक भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक या दोनों ये भारत के नागरिक अगर हैं तो। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पहला है क्या? पहला है इस जगह पे क्या? अब एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा। भारतीय मूल का व्यक्ति किसको मानेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति किसको माना जाएगा भाई? तो भारतीय भारत के नागरिक बनने के लिए ये एक शर्त हो गया। और इसके साथ ही साथ क्या है कि जो भी लोग भारत की नागरिकता लेते हैं उनको साथ ही साथ क्या लेना पड़ता है? एक शपथ लेना पड़ता है। और वो शपथ क्या है? वो उनको क्या करना पड़ता है? एक शपथ लेना पड़ता है। शपथ क्या? कि ये शपथ लेना पड़ता है कि भारत के संविधान में उनकी निष्ठा रखना है और भारत के नागरिक के जो भी कर्तव्य हैं उसके कर्तव्यों का मैं निर्वहन करूंगा, तभी जो है आपको भारत के नागरिक होने का जो विशेषाधिकार है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है हमारा, जिसमें प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो उसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। उसके साथ क्या है? कुछ ऐसी योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। उसमें पहला क्या है? जो किसी और देश का नागरिक ना हो, क्योंकि और किसी देश का नागरिक होगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। और भारत की नागरिकता अगर उसको चाहिए तो उसके साथ उसकी शर्त होगी कि ठीक है वो अभी किसी देश का नागरिक है, लेकिन उसको ये मान्यता, ये प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि उसको जैसे ही भारत की नागरिकता प्राप्त होती है उसको उस देश की नागरिकता को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर वह इसकी रजामंदी देता है उस शर्त पर उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनसे थोड़ा कोई एक और, उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। उसमें भी विचार होगा। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो भी उसको मिल जाएगा। अगला है, इसके साथ ही साथ उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का जानकार भी होना चाहिए। उसके बाद उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक होना चाहिए या फिर भारत का किसी भी जगह से किसी तरह से सदस्य होना चाहिए। तो ये सब है। अगला है हमारा 5वां पॉइंट है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। जैसे बाहर का कोई विदेशी भूभाग है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया का मेनलैंड है, सॉरी ये हमारा देश का मेनलैंड है
और इधर कोई मान लेते हैं कि क्षेत्र, मान लो म्यांमार का कोई क्षेत्र है, ये भाग हम अपने देश में शामिल कर रहे हैं। तो इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो स्वतः क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई विदेशी क्षेत्र जिसका अधिग्रहण भारत के मुख्य भूभाग में किया जा रहा है, उस भूभाग में पहले से रहने वाले वहां के मूल निवासी जो है उनको जो भारत में नागरिकता मिल जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता का विशेष प्रावधान, जिसमें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम था 1985। उसमें असम समझौते में उसमें भारतीय मूल का व्यक्ति ही माना गया उसको, जो 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए थे और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं, उन सबको क्या किया गया, 1966 से जो है भारत का नागरिक मान लिया गया था। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है, जिसे विदेशी रूप में पहचाना गया है और उसको निबंधित भी किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगला देखते हैं और क्या है। और है हमारा और है कि अब हम लोग जानेंगे कि नागरिकता की, ये अभी तक हम लोग जो देखे उसमें देखे नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित, हम लोग देखे कि किसी को नागरिकता किसी कैसे प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति से संबंधित हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे कि किसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला है स्वैच्छिक त्याग, यानी एक व्यक्ति जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो और वह भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, तो वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, यानी यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद बर्खास्त हो जाती है। तीसरी है वंचित करने द्वारा, यानी भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। उसके लिए कुछ एक शर्तें, जैसे अगर वो गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो तो उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि भारत संविधान के प्रति वो डिसरिस्पेक्टफुल हो तो भी उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि युद्ध के दौरान उसने शत्रु पक्ष की मदद की हो या किसी भी प्रकार से गैर कानूनी तरीके से उससे संबंध स्थापित किया हो, ऐसा दोषी पाए जाने पर भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और नागरिकता समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आती है भारत में व्यवस्था है क्या, एकल नागरिकता की। क्या व्यवस्था है भाई, तो एकल नागरिकता की। भारत में व्यवस्था एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है, भारत क्या है, एक संघीय संविधान देता है, लेकिन दोहरी राज्य पद्धति है इसमें। एक है हमारा केंद्र और एक है हमारा राज्य। केंद्र के साथ साथ राज्य भी है, लेकिन इसमें क्या है, केंद्र भी है और साथ ही साथ राज्य भी है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति को केंद्र की नागरिकता भी मिलती है और उसके राज्य की भी नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी एक देश है एक नागरिकता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति है तो वो राज्य का नागरिक नहीं होता है। यहाँ जो भी व्यक्ति होगा वो क्या होगा, भारतीय नागरिक होता है। जो भी व्यक्ति होगा वो सीधा भारतीय नागरिक होगा। इसी को क्या कहते हैं, एकल नागरिकता बोलते हैं। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो अगला है अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। और ये सब कब कैसे है, ये है आपको अनुच्छेद 16 में कुछ विशेषाधिकार है। और ये अधिनियम जो है ये 1957 को बहुत इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अगला हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 15 से संबंधित। अनुच्छेद 15 से संबंधित क्या है इसको देखते हैं थोड़ा सा। किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। कौन लगाता है? अनुच्छेद 15। इसको हम लोग थोड़ा देर पीछे भी एक बार देखे थे। तो अनुच्छेद 15 जो है यह भारत के किसी भी नागरिक के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। जैसे कोई भी राज्य है तो वो अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है, ये उसको विशेषाधिकार है। इसके अलावा निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अनुच्छेद 19 क्या बताता है कि अनुच्छेद 19 बताता है कि कोई भी जनजातीय क्षेत्र जो है या प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वहां पर प्रवेश और निवास प्रतिबंधित है, तो वहां आप नहीं जा सकते। बाकी जहां भी है वहां घूमने की स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया। नहीं, जहाँ जनजातीय क्षेत्र है या प्रतिबंधित क्षेत्र है उसको छोड़ करके पूरे देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी राज्य में निवास कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी सरकारी योजना का आप लाभ ले सकते हैं पूरे देश में, कुछ एक प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ करके। तो इसी तरह से अब हम लोग विदेशी भारतीय नागरिकता, और ये मामला है सितंबर 2000 का। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा का व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपाय पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा था। और इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 जो था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो था, जो भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को PIOs भी बोलते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन कुछ विशेष देश उसी अनुसार नागरिकता संशोधन ने फिर 2003 में संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसमें निर्दिष्ट देशों के PIO यानी PIO मतलब अभी सारा जगह PIO ही लिखा रहेगा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल थे के व्यक्ति थे, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यही हो गया PIOs। तो जो भी ऐसा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए 2003 के संशोधन में। बाद में नागरिकता अधिनियम 2005 संशोधन 2005 में फिर हुआ, जो पीछे हम लोग देखे थे। तो 2005 के संशोधन में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए, जब तक कि उन्हें गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। पुनः नागरिकता संशोधन हुआ कब? 2015 में। इसे मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी OCI किसको? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। तो OCI संबंधी जो विधेयक था उसमें प्रावधानों को संशोधित किया गया। इसमें जो भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की। इसमें PIO स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिलाकर दोनों को एक दूसरे में विलय कर दिया गया। तो PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 19/8/2002 को शुरू किया गया था। क्या? PIO कार्ड। और उसके बाद OCI कार्ड स्कीम ये शुरू हुआ था 1/2/2005 में।
कब शुरू किया गया था? 1/2/2005 में। तो ओसीआई कार्ड कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1/12/2005 में। और पीआईओ कार्ड कब शुरू किया गया था? तो 19/8/2002 में। ये ध्यान देना है। तो इन दोनों में क्या हुआ कि ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय हुआ। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 था, उसको अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई। कब से रद्द रद्द किया गया? ये रद्द किया गया 9/1/2015। 9/1/2015 से रद्द कर दिया गया इसको, पीआईओ वाले को, और दोनों को मिला करके एक ही कर दिया गया। और 9/1/2015 से ओसीआई कार्ड धारक, जो पीआईओ कार्ड धारक था, उसको भी ओसीआई कार्ड धारक ऐसा मान लिया गया। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 जो है, वो विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया। और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए, जिसमें पहला क्या था? पहला था कि पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है, लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा दूसरा, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, अथवा तीसरा, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग था, या फिर चौथा, जो कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक का पुत्र पौत्र या पुत्री पोता पोती, मतलब उसे कोई ग्रैंड फादर ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कोई थे, अथवा जो व्यक्ति धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति या नाबालिग बच्चा हो, अथवा कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो। ऐसे ऐसे कुछ कुछ शर्त दिए गए जिसके आधार पर इस तरह के कार्ड का, यानी ओसीआई ओवरसीज सिटीजन जो था, सॉरी, जो ओवरसीज सिटीजन था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये जो है ऐसे ऐसे लोगों को ये कार्ड दिया गया। अब तक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त करने का क्या अधिकार है, इसको देखते हैं। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। जैसे उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। कार्ड होल्डर है लेकिन भारत में आपको सार्वजनिक रोजगार के मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वह राष्ट्रपति चुने जाने का अर्ह नहीं होगा, यानी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के लिए अर्ह नहीं होगा, और वह एक मतदाता के रूप में भी पंजीकृत नहीं होगा। आप कार्ड होल्डर हैं, आप देश में रह सकते हैं, लेकिन आपको मतदान का अधिकार नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में आपकी सदस्यता नहीं हो सकती है। ना ही आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, ना ही आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, और ना ही आप विधानसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है, ये कार्ड का ये सब लिमिटेशंस है। ये उसको वो सारा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है जो एक भारत के भारतीय नागरिक को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो अब ध्यान देना है, वह राज्य जो है या विधानसभा विधान परिषद किसी भी चीज का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना ही उसके लिए वो एलिजिबल है, ना ही वो सार्वजनिक सेवा में किसी भी नियुक्ति के लिए या सार्वजनिक सेवा के लिए एलिजिबल है। तो अब है कि ये हो गया कार्ड। अब है कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का कोई अगर परित्याग करना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्त है? कि कोई भी इस तरह से जो ओवरसीज सिटीजन जो है ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है, वो अपना कार्ड को छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या है कि अगर वह ऐसी घोषणा करता है तो उसका जो पंजीकरण है, उसका पंजीकरण क्या किया जाएगा? पंजीकरण कर लिया जाएगा, और उसका उसके बाद आप उसका नागरिकता कार्ड जैसे सबमिट करते हैं, कार्ड का त्याग करते हैं, तो आप फिर से उस कार्ड होल्डर को अधिकृत नहीं रहे, उसको आपको अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है, तो उसका विदेशी मूल की या उसका पति पत्नी जिसने भी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है, उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक में पंजीकृत है,
वह भी भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। यानी अगर पिता ने परित्याग कर दिया है तो उसका नाबालिग बच्चे का ऑटोमेटिक कार्ड कार्ड जो है वो रद्द हो जाता है। और क्या है, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर अगर प्राप्त की गई है तो भी उसका कार्ड रद्द हो जाएगा। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की तो भी उसका कार्ड रद्द हो जाएगा। और किसी भारत का किसी के साथ मान लेते हैं युद्ध है या शत्रु है, ऐसा शत्रु राष्ट्र के साथ किसी भी तरह की इलीगल संलिप्तता में पाए जाने पर भी उनका ये कार्ड रद्द हो जाता है। और 5 वर्ष के अंदर अगर उनको सजा सुना दी जाती है तो भी उनका कार्ड का मान्यता रद्द हो जाता है। और ऐसा कोई भी काम जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, इसकी सुरक्षा या भारत के किसी दूसरे देश के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें उसकी वजह से खटास आती है तो भी उसका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अगला है, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो अथवा भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। भारत नागरिक में विवाह किया था फिर कहीं और भी विवाह कर लिया हो, ऐसा अगर पता चल जाता है उस शर्त पर भी उसका ये कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और इसमें अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती हो आप अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के नागरिक को क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ये सब कंटेंट अगर किन्हीं को नोट पर्पस के लिए लिखना है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ये सब इसीलिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि इसको अगर किन्हीं को लिखना हो तो आप वीडियो पॉज कर लें और उसको आप लिख लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा हमारा मूल अधिकार से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन सिटीजन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो मूल 7 अधिकार हैं उसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बाकी बात बोलते हैं वो सब समझ जाइए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।